नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सोलफुल ऑडियो बुक। यहाँ आपको मिलेगी अनगिनत दिल छू लेने वाली कहानियाँ। तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कमेंट शेयर करना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं इस नए सफ़र को। डार्क मफिया रोमिंग पार्ट 111। मीरा। चारों तरफ अंधेरा था। मैं नंगे पांव एक संकीर्ण गलियारे से भाग रही थी। अपने ही कदमों की आवाज मेरे पीछे किसी धड़कते साए की तरह लगी थी। दीवारें सिकुड़ती, सांसें थामती सी लगी। किसी ने मेरा नाम पुकारा, मीरा। आवाज दूर से आ रही थी, बदली बदली जैसे तूफान से खींची जा रही हो। जब मैंने पीछे देखा, वो था जेस। उसकी छाती पर खून फैल रहा था। नहीं, मेरी चीख गले से फटी बाहर आई। पैर भारी, जैसे गीले सीमेंट में धंस गए हों। किसी ने पीछे से पकड़ा, ठंडे, खुरदरे हाथों ने। मैं लात मारती, चीखती, जेस, पर वो हिला भी नहीं। उसका शरीर जमीन से टकराया और फिर सब कुछ शांत हो गया। मैं एकदम से जाग गई। सांसें टूट रही थी। दिल इतना तेज धड़क रहा था कि लग रहा था छाती फट जाएगी। पसीने से भीगी त्वचा, शरीर कांप रहा था। कमरा अंधेरा था पर उस डरावने सपने से कम। पर्दों के बीच से थोड़ी चांदनी आ रही थी। मुझे पता न चला मैंने उसका नाम पुकार दिया, जब तक वो मेरे कंधे पर हाथ रख न ले। मिया कारा। जेस की आवाज नींद से भरी, मुलायम थी। वो मेरे पास बैठा और मुझे अपनी बाहों में खींच लिया। सब ठीक है, तू यहीं है मेरे पास। मैंने बेबस होकर उसके सीने से मुंह छिपाया। आंसू उसकी त्वचा में घुल गए। वो इतना सच लग रहा था। मैंने फुसफुसाया, तू गोली लगा था। उन्होंने मुझे खींच लिया। मैं कुछ कर न पाई। उसने मुझे और कस लिया। उसकी खुशबू, धुआं, मसाला और एक ऐसा सुगंध जो केवल जेस था, मुझे फिर जमीन पर ले आई। उसकी धड़कन मेरे गाल के नीचे नापी जाने लगी, धीमी पर मजबूत। कोई तुझे नहीं ले जा सकेगा, उसने धीरे से कहा। जब तक मेरे अंदर सांस है। उसके शब्द कसमे थे, लोहे के जैसे। उसका हाथ मेरी पीठ से सरक कर मेरी गर्दन तक आ गया। देख मुझे, उसने फुसफुसाया। मैंने धीरे से सर ऊंचा किया। चांदनी उसके चेहरे तक पहुंची, सख्ती और कोमलता का मिश्रण। उसकी धूसर आंखों में थकान के बीच प्यार था। तू बहुत कुछ झेल चुकी है, उसने धीरे से कहा। तेरा मन नींद में भी लड़ रहा है। मैं कहना चाहती थी, ये डर मेरे अंदर का नहीं, तुझे खोने का है। पर वो शब्द गले तक आकर रुक गए। मैंने उसके गाल को छुआ। कुछ मत होने दे अपने साथ, जेस। उसने मेरा हाथ अपने दिल पर दबाया। फिर तू भी मत होने दे हमारे साथ। खामोशी गाढ़ी हो गई, डर और इच्छा दोनों से भरी। उसकी उंगलियों का स्पर्श मेरी कलाई तक गर्म लकीरें खींच रहा था। तू अब भी कांप रही है, उसने फुसफुसाया। रुक नहीं रही? तो मुझे भूल जा, सब कुछ भुलाने दे, वो धीरे से बोला। उसके शब्दों की गहराई से सांस तेज हो गई। वो मुझ पर झुका, पहले माथे पर, फिर गाल पर, नरम, संयमित, फिर मेरे होंठों तक। किस गहरी थी, बेबस और जिंदा। मेरी उंगलियां उसके बालों में उलझ गईं और उसके हाथ मेरी कमर से फिसलते नीचे गए। हर सांस, हर आवाज एक ही ध्वनि में घुल गई, हम, बिना किसी शब्द के। उसका स्पर्श धीरे पर दृढ़, मुझे तोड़कर नया बना रहा था। और जब हमारे शरीर एक रफ्तार में थरथराने लगे, तो डर भी पसीने के साथ पिघल गया। रात लंबी थी, पर हम दोनों ने उसमें खामोशी को पिघलाकर साह बना दी। वो मेरे अंदर था, मैं उसके भीतर, और जब वो आखिर मेरे नाम के साथ टूट गया, उस स्वर में प्रार्थना थी। सुबह की धूप हल्के पर्दों से छनकर अंदर आई। कुछ पल तक मैं बस पड़ी रही,
उसकी सांसों के स्थिर ताल को सुन रही थी। उसकी बाह मेरे कमर के चारों तरफ लिपटी थी। उसकी गर्मी मेरे आसपास कुनकुना घेरा बना रही थी। कमरे में साबुन, कॉफी और उसकी खुशबू थी, एक सुगंध जो डर के बाद भी सुरक्षा देती थी। मैं धीरे से मुड़ी। उसकी पलकों की छाया गाल पर पड़ी थी, होंठ शांत, तनाव कहीं न था। सोते हुए जेस रोमानो किसी साधारण आदमी जैसा लगता था, कमजोर, सही अर्थ में मानव। मैंने उंगलियों से उसका जबड़ा छुआ। वो थोड़ा सा हिला और फिर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। सुप्रभात, मियाँ कारा, वो बोला, आंखें बंद रखी। तू जाग गया? मुझे आदत है, पता चल जाता कब तू मुझे देख रही हो। मैंने धीमे से हंस दिया। ये थोड़ा डरावना है। वो एक आंख खोलकर मुस्कराया। तुझे पसंद है? सच ये था, पसंद था, बहुत पसंद। कुछ मिनट हम बस यूं ही लेटे रहे, बिना बातों के, सिर्फ उस सन्नाटे के साथ जो जी उठा था। आखिर वो उठा और कमीज पहनी। चलो नीचे चलें, माँ का केयरटेकर जल्द आ जाएगा। मैंने तकिया में चेहरा छिपाया। क्या जरूरी है? हाँ, तू नहीं आई तो उन्हें बुरा लगेगा। तुझी की माँ है, उसमें भावनाएं भी हैं। वो हंसा और मेरे माथे पर किस किया। समझ ले, उन्हें पता चल गया तो मुझे न बचाएगी। नीचे किचन में कॉफी और अंडों की खुशबू फैली थी। डोना पहले से बैठी थी, गरिमामय, गाउन कसे हुए, बाल ठीक से बंधे। उनकी आंखों में फिर से पुराना नूर लौट आया था। सुप्रभात बच्चों, उन्होंने संयत स्वर में कहा। सुप्रभात माँ, जेस ने कहा और उनके बगल में कुर्सी खींची। मैं सामने बैठ गई। वो टेबल के नीचे मेरे हाथ को छू रहा था और मैं अपनी नजरें झुका रही थी। रात अच्छी गुजरी ना? डोना ने चाय का घूंट भरते हुए पूछा। बहुत अच्छी, जेस ने शांत स्वर में कहा। मेरा दिल तुरंत धक से हुआ। मैंने प्लेट की तरफ देखा, कहीं और उनके होठों पर हल्की मुस्कान आई। सोचा भी था, यहाँ दीवारें पतली है। मेरे मुंह से निकला, हे भगवान, वो संयत थी। मैं सुनने वाली न थी, बेटी। आवाजें बस यहीं तक रुक नहीं पाईं। युवा उम्र की आवाजें हमेशा जीवंत रहती हैं। जेस ने खांस कर हंसी छिपाई। आपको सुनना ही नहीं चाहिए था, माँ। मैंने नहीं सुना, पुत्र। वो कहीं, बस ये जाना कि तेरा दिल अब भी धड़क रहा है। वो मुस्कराया, ऐसे कि पूरा कमरा हल्का हो गया। अगर इससे आपको शांति मिले तो अच्छा है। मुझे सुकून मिला, उसने कहा। सोचा था मेरे बेटे ने जीना भूल गया है। मैं अब भी प्लेट की तरफ झुकी थी। चेहरा लाल था। डोना ने हल्की हंसी में कहा, आराम से रह, बेटी। प्यार घरों को गर्माहट देता है। देवता भी थोड़ी उष्णता से नाराज नहीं होते। बहुत गर्म था, मैंने धीरे से कहा। जेस ने टेबल के नीचे मेरी जांघ पर उंगलियां फेरीं और मैंने गुस्से से देखा। वो मुस्करा रहा था। कुछ क्षण के लिए सब कुछ शांत था, न साजिश, न भय, सिर्फ कांच के कपों का हल्का शोर और कॉफी की खुशबू। मैंने आह भर के सारे सपनों का वजन हल्का महसूस किया। रात के डर पिघल गए थे। जेस मेरे कान के पास झुककर बोला, तू शर्माते हुए बेहद सुंदर लगती है। अब मत छेड़, मैंने धीरे से कहा। देर हो गई बेल्ला, वो मुस्कराया। और कई दिनों के बाद मैंने खुद को हंसने दिया, इतना जोर से कि डोना भी मुस्करा उठीं। पाठ 11। जेस लगभग आधी रात हो गई थी जब मैंने आखिरकार फोन उठाया। विला पूर्ण शांति में डूबा था। मीरा घंटों पहले सो गई थी। उसकी धीमी सांसें पिछले कई दिनों से मेरे होश कायम रखने की एकमात्र वजह थी। पर मुझसे नींद न थी। न आज।
क्योंकि अब अगला कदम तय करना था, जो हमारे भविष्य का फैसला करेगा। शराब ने गले से नीचे उतरते हुए आग की तरह जलाया। मैं स्टडी में आगे पीछे टहल रहा था, हाथ में फोन। स्क्रीन पर एक नाम जगमगा रहा था, रिकार्डो रोमानो। मेरा चाचा, मेरे पिता विक्टोरियो का भाई, वो आदमी जिसने मेरे बचपन के सिरहाने मुस्कुराकर खड़ा हो मुझे आशीर्वाद दिया था और बाद में मेरे साम्राज्य को खत्म करने की साजिश रची थी। इस कॉल की उम्मीद कई हफ्तों से थी, मगर पहलकदमी मुझे करनी थी। उसके स्वभाव के हिसाब से भी कदम मेरे हाथों से शुरू होता तो वो जाल में आता। मैंने गहरी सांस ली और कॉल लगाई। 2 रिंग के बाद आवाज आई, वाह वाह। रिकार्डो की आवाज में वही घमंड था। गोल्डन बॉय ने आखिर कॉल किया। मैंने हल्की मुस्कान दी। ऐसा लगता है जैसे मैं तुमसे भाग रहा था। भाग तो रहा ही था भई, अपने कजिन को मारना भोजन की खुशबू तो नहीं लाता ना। वो हंसा। एंजो ने अपना रास्ता चुना था। मैंने सधे स्वर में कहा, तू जानता है नियमों को, जियो। फिर भी उसका स्वर तेज हो गया। तेरे पिता विक्टोरियो तेरी इस नरमी से निराश होते। पिता का नाम सुनते ही अंदर कोई पुराना जहर हलचल ले उठा, पर आवाज स्थिर रखी। कभी भेड़िए को अपना खून महकने न दे। यह अतीत की बात नहीं, भविष्य की बात है, मैंने धीरे से कहा। हम दोनों जानते हैं कि अगर यही चल रहा तो पूरा खानदान ही जल जाएगा। कुछ पल की खामोशी के बाद उसकी हंसी आई, धीमी और शक से भरी। तो अब शांति का झंडा? शांति नहीं, बस युद्ध में एक विराम। मैंने ठीक किया। मुलाकात करते हैं, बात करते हैं। शायद इस बार कब्रों में नहीं, खानदान की तरह मसले सुलझा पाए। मुझसे ये उम्मीद करेगा? बस इतना ही समझ ले कि मैं थक गया हूं। मासिमो, जूलिएटा, तू सारा चक्र अब मजाक सा लग रहा है। उसके अंत में एक धीमी सांस सुनाई दी, फिर बोला, कहाँ? निष्पक्ष जगह। पालेर्मो का पुराना वाइनयार्ड, पिता का इलाका। याद है? वो हल्का हंसा। यही तो जगह थी जहां विक्टोरियो ने अपने दुश्मन दफन किए थे, मैंने ठंडे स्वर में कहा, और जहां उसने तेरे साथ भी एक प्याला शेयर किया था। गिनती तो वहीं से शुरू होती है। वहीं मिलना चाहता है? कविता की तरह ठीक बैठता है, मैंने कहा। तू हमेशा नाटक का शौकीन रहा है, जियो। फोन पर उसकी चुप्पी लंबी हो गई। शायद सोच रहा था, समझ रहा था कि यह जाल है, फिर भी अहंकार उसे फंसाएगा। सोचूंगा, उसने कहा। सोच। समय और दिन मैं भेज दूंगा। गार्ड्स नहीं लाना। मैं हंसा, सचमुच हंसा। पहले तू। तेरे पिता की जुबान मिली है तुझे, वो कहाँ? उम्मीद है उसकी लापरवाही नहीं। चिंता मत कर, मैंने धीरे से कहा। मैंने उनसे सीखा है कहाँ गलती करनी न चाहिए। कॉल कट गई। कमरे की चुप्पी अब और भारी लगी। मैंने फोन टेबल पर रखा और खिड़की में अपने प्रतिबिंब को देखा, एक ऐसा आदमी जो इतनी शांति ओढ़े था कि खुद खामोशी घबराए। जो शांति मैंने दी था, वो झूठ थी, पर कभी भी झूठ ही किसी को उसकी कब्र तक ले जाता है। वाइनयार्ड तैयार होगा, लोग अपनी स्थिति में होंगे, और रिकार्डो हंसते हंसते अपनी कब्र तक चला जाएगा। मैंने गिलास फिर भरा। धीरे से कहा, कदम 4 शुरू हो चुका है। सुबह मैं टॉमस के साथ गाड़ी में था। बाकियों को नहीं जानने दिया था। मैंने उसे कॉल का हर विवरण बताना शुरू किया। वो बिना रुके सुनता गया। चेहरे पर कोई भाव न था, बस अंगुलियां स्टीयरिंग पर धीमी ताल में चलती रहीं। जब मैं रुका, उसने कहा, अच्छा है। रिकार्डो अपना जाल खुद लेकर आएगा। वो अहंकारी आदमी है जो खुद को अब भी मुखिया मानता है।
यही मुझे चाहिए, मैंने कहा। वो पालेर्मो आएगा सोचकर कि विक्टोरियो की याद में बैठक है। वो एंजो की श्रद्धांजलि कहकर आएगा, अपना डर छिपाने को। और यहीं वो अपनी सुरक्षा घर छोड़ आएगा। मतलब बिना परानोइया के। फोन लाइन पर लुका की आवाज आई। और वो अपने सबसे वफादार लोग साथ लाएगा, जिनकी सांस रोकी जाएगी वही। मैंने तफसील से समझाया, छोटा से छोटा कण महत्वपूर्ण था। श्रद्धांजलि का नाटक रचेंगे, मैंने कहा। मोमबत्तियां, भाषण, सज्जा, ऐसा कुछ जो दुश्मन को भावुक बनाए, निष्कपट लगता है। उसे लगना चाहिए कि ये एक मौका है जो छूट न सकता। एंजो के लिए श्रद्धांजलि, टॉमस ने दोहराया। विश्वसनीय बनानी होगी। निमंत्रण ऐसी जगह से जाए जहां दोनों पक्ष जुड़े। कोई कैमरे नहीं, मैंने कहा। ये परिवार की बात होगी, लुका ने कहा। हमारे लोग उसी के बीच होंगे, पहरेदारों जैसे। जब वक्त आए, वे सोचेंगे कि अपने लोग हैं। उसी भीड़ में वो गिरेगा। सिर्फ दृश्य ठीक रहने चाहिए, मैंने कहा। पेड़ों की रेखा में स्नाइपर, झाड़ियों के पीछे टीमें। बाहर से सब कुछ शांत दिखे। कोई घबराहट न हो जब तक मैं संकेत ना दे दूं। टॉमस गिनती बताता गया। लुका भीतर की रिंग संभालेगा। मैं लॉजिस्टिक देखूंगा। पैरामेडिक टीम पास हो कि दृश्य वास्तविक लगे। किसी को संकट का आभास न हो। किसी पादरी को लाएंगे, लुका ने व्यंग्य से कहा। वो भी, मैंने कहा, एक ऐसा जो वार्ता के बीच तीसरा शब्द प्रार्थना में लगा दे। शब्द परिवार, शांति, विरासत। ये सुन वो आराम से सांस लेगा और तभी आगे बढ़ेगा। वही हमारा संकेत होगा। संकेत? टॉमस ने पूछा। प्रार्थना के दूसरे पाठ में 3 धीमे नॉक। हमने हर विवरण पर काम किया, बैकअप टीमें, निकासी, सफाई तक। मैं चाहता था नतीजा साफ और भयावह हो। जो धोखा देगा, वो सामने मर गिरेगा। दफनाना नहीं, दिखाना। लुका ने सवाल किया, अगर उसके मरने के बाद शक्ति का संतुलन हिलेगा तो? वो पहले से हिलेगा। रिकार्डो बस प्रतीक है। उसके गिरते ही बाकी परिवार डर के मारे रुकेंगे। तब हम कदम रखेंगे। साफ, तेज, अंतिम, टॉमस ने धीरे से कहा। और मास्सिमो? उसे इंतजार करने दो। उसकी सबसे बड़ी गलती हो गएगा सहन करना। जब वो हिलेगा, तब अपनी सीमा खोल देंगे। तब वो खुद को उजागर करेगा। हमने सबसे कठिन परतें भी जोड़ी, झूठे संदेश, रिसाव, भ्रम, ताकि रिकार्डो को लगे यह अंतिम मंच है जहां आकर सब सुलझाना है। सब कुछ स्वच्छ, मैंने कहा। कोई निशान नहीं, कोई सबूत नहीं। फिर मास्सिमो सोचेगा डॉसियर की वजह से रिकार्डो गया और पागलपन में अपनी गलतियां करेगा। लुका ने अंत में पूछा, तू स्वयं वहां होगा? हाँ, मैंने शांत स्वर में कहा। मैं देखूंगा, बोलूंगा, और अंत में हर कोई समझ जाएगा कौन डॉन है। कॉल कट गई। घर फिर खामोश हुआ। मैं बालकनी तक गया, हाथ में ठंडी शराब और सामने वो विस्तृत अंधकार। हम वाकई कहीं बीच में थे, जहां कोई गवाह न था। योजना पक्की थी। योजनाएं युद्ध के नक्शे होती हैं, ठंडी, परिपूर्ण, कभी भी घातक। मुझे उम्मीद थी यह कदम पहले तीनों की तरह सफल हो। रिकार्डो को मिटाना मतलब मेरी विरासत की असली सीढ़ी थी। और चाहे कुछ भी लगे, मैं उसे गिरा कर रहूंगा। पार्ट 113 मीरा जेस इन दिनों बहुत कम दिखाई देता था। अगर कभी किस्मत अच्छी होती, तो उसकी आवाज फोन पर सुन लेती या रात गहरी होने पर उसके बूटों की आहट गलियारे में गूंज उठती। वो हमेशा मेरे सो जाने के बाद आता और भोर से पहले चला जाता, बिल्कुल एक भूत की तरह।
कभी भी मैं उसकी तरफ खाली पड़ी चादर पर हाथ रखती और कल्पना करती कि वो ठंडक वो खुद है, पर वो कभी कामयाब न होता। मुझे उसकी गर्माहट की कमी महसूस होती थी। उसकी आवाज, उसकी बाह का वजन और वो एहसास कि बाहर चाहे जग टूट रहा हो, हम अब भी सुरक्षित हैं। पर शिकायत का वक्त नहीं था। ये सबसे निर्णायक घड़ी थी, उसकी लड़ाई के लिए, हमारी जिंदगी के लिए। उसके दुश्मन बहुत थे, साजिशें और भी ज्यादा। मैं नहीं चाहती थी वो मेरे डर से धीमा पड़े। इसलिए जब भी वो घर आता, मैं मुस्करा देती, भले आंखें रोने से सिकुड़ गई होती। कह देती, सब ठीक है, भले पल भर का सन्नाटा दिल की दीवारों को तोड़ दे। विला हमेशा चुप थी, इतनी चुप कि अब मुझ जैसी शांत लोग को भी घबराहट होने लगी। मैं सरहदों का अध्ययन करने लगी। हम पहाड़ियों के बीच थे, ऊंचे साइप्रस के पेड़ों और बंद फाटकों से घिरे, जहां दुनिया तक न पहुंच सके। कहने को ये सुरक्षा थी, पर मेरे लिए ये बस सोने का पिंजरा था। गार्ड हर घंटे बदलते। मैंने बिना कोशिश के उनके रूट जहन में बसा लिए। हर 2 घंटे में ट्रक खाने का सामान लाता। और रात के वक्त जब बिजली धीमी पड़ती और जैतून के पेड़ों में हवा बहती, तो ये खामोशी सीने पर भारी हो जाती। मुझे लगा थी आदत पड़ गई यहाँ की जब तक सपने वापस न आ गए। सपनों में वो रात मुड़कर आ गई, जब मैंने ट्रिगर दबाया था। उसका चेहरा कभी साफ नजर न आया, बस लोहों की गंध और भीगते हाथ। हर बार लगता जैसे वो दिल पर चिपक गया हो। मुझे लगा थी सब पीछे छूट गया, पर अब वो और ज्यादा करीब आ गया था। गिल्ट इतना भारी था कि सांस लेना मुश्किल। सोचती, जिस कैसे सो पाता होगा इतने खून के साथ। पर उससे भी भयानक सपना वो था जहां मरता वो था। कभी मेरी बाहों में, कभी अंधेरे में खींचा जा रहा मैं खुद, और कभी हम दोनों, मैं बंदूक थामे और वो जमीन पर गिरा हुआ। हर बार मैं चीख कर जागती, पसीने से भीगी, हाथ कपकपाते हुए चादर थाम लेती। और हर बार वो पलंग की खाली तरफ नजर आता। ये सपने सपने नहीं थे, गुजर चुकी यादें और अगली विनाश की संभावना का मिश्रण थे। मैंने किसी को मारा था, भले कह ले आत्मरक्षा, भले जानती थी अगर मैं न मारती तो वो मार देता, पर अंतरात्मा हर रात मुझे याद दिलाती थी। वो एक क्षण मेरी जिंदगी का अंतहीन पल बन गया था। मैं आईने में खुद को देखती तो शक होता कि मैं वो लड़की तो नहीं रही जो कभी रोटी बनाती और अजनबी को मुस्कुरा के सलाम करती थी। अब मैं माफिया डॉन की पत्नी थी, जहां दुनिया हमसे नफरत भी करती थी और डरती भी। अगले दिन दोपहर का वक्त था जब फोन बज उठा। आवाज से मैं इतनी चौंकी कि पानी का गिलास लगभग गिरा ही गया। अनजान नंबर, मैंने देखा। दिल तेज धड़क रहा था। यहाँ किसी को मेरा नंबर नहीं था, पर शायद अंतर्ज्ञान या मूर्खता, मैंने कॉल उठा ली। हेलो। कुछ सेकंड की खामोशी, फिर वो आवाज, मीरा। दिल जोर से धड़का। रॉबर्टो, मैंने धीमे से कहा। उसकी सांस में राहत थी। भगवान का शुक्र है। कहाँ थी तू, मीरा? तू गायब है। मैं नहीं बता सकती। मैंने कमरे की तरफ देखा, जैसे कोई सुन लेगा। सुरक्षित नहीं है। पर तू, नहीं भाई, सुन। ऐसे कॉल मत कर, कोई ट्रेस कर लेगा। मुझे करना पड़ा, वो कह रहा था, आवाज टूट रही थी। तू न्यूयॉर्क, एलए कहीं नहीं दिख रही। मुझे लगा कुछ हो गया तुझ साथ। कुछ तो हुआ ही था जो मैं कभी समझा न पाऊंगी। मैं ठीक हूं, मैंने झूठ कहा। वादा करती हूं। तू ठीक नहीं लग रही। तेरी आवाज में डर है। आंखें बंद की, आंसू रोकने की कोशिश की। मैं बात नहीं कर सकती। बस यकीन रख,
मैं सुरक्षित हूँ। जब मौका मिलेगा खुद कॉल करूंगी। मीरा, वादा कर मुझे ढूंढने की कोशिश न कर। एक लंबा सन्नाटा, सिर्फ सांसें। फिर वो धीरे से बोला, वो तुझे कंट्रोल कर रहा ना? जेस, बस कर, मैंने तुरंत कहा। तू समझ नहीं रहा? तो बता, कहाँ है तू? मैं आ जाऊंगा। नहीं, मेरी चीख अपने आप निकल गई। मत आना। दोनों तरफ चुप्पी था। उसकी सांस भारी हो गई। तू मेरी बहन है, उसने धीरे से कहा। मैं यूं न बैठा रह सकता। मुझे पता है, मैंने कहा। पर इस बार मुझ पर भरोसा कर। और फोन काट दिया। कॉल कटते ही पल्स तेज हो गया। मैंने लंबे समय तक स्क्रीन देखी, ऐसा जैसे वो फिर से बज उठेगी। पर नहीं बजी। उस रात सपने और भयानक थी। वो गदामघर फिर से सामने था। बारूद की गंध, जूतों की आवाज और गूंजती गोली। इस बार गाड़ी से वो आदमी नहीं गिरा, जेस गिरा। वो उसी निगाह से देख रहा था, हैरान और टूटी नई आंखों से। खून मेरे हाथ पर था। मीरा, वो बस इतना कह पाया। मैंने चीखा, पर आवाज न निकल पाई। और सब कुछ अंधेरा हो गया। मैं झटके से जागी, सांसें फट रही थी। पसीना शरीर से टपक रहा था। मीरा, आवाज आई। मैंने पलटा। जेस वहां था, सचमुच था। चेहरे पर फिक्रमंदी लिए उसने मेरा हाथ पकड़ा। क्या हुआ? मैंने देखा। तू खून में था, मर रहा था। उसकी आवाज धीमी हो गई। बस सपना था, बेबी। बहुत सच्चा था, मैंने रोते हुए कहा। डरावना। उसने मुझे अपने सीने से लगाया। देख, मैं यहाँ हूँ। हट नहीं रहा। उसका दिल मेरे गाल के नीचे धक धक कर रहा था। पहली बार कई दिनों में मैंने उसके अंदर सांस पाई। मैं तुझे खो नहीं सकती, मैंने फुसफुसाया। और न खोएगी, वो कहा। मैं यहीं रहूंगा। उसने मेरे आंसू पोंछ दिए। अब सो जा, आराम कर। आंखें बंद करती हूं तो? मत कर, वो धीरे से बोला। जाग रह, बस यही मेरे साथ। मैं उसकी बाहों में सिमट गई, उसके दिल की धड़कनों में खुद को डुबो दिया। अंदर का तूफान धीमा पड़ने लगा। पहली बार कई दिनों में शांति सी महसूस हुई, जैसे अब भी कुछ बाकी है। नींद धीरे धीरे छा गई। कहते हैं, जिसे प्यार करते हैं उसके पास सोना सबसे सुकून भरी नींद होती है। मैंने महसूस किया, ये सच था। पर सुबह जब आँख खुली, वो न था। उसकी तरफ की चादर ठंडी हो गई थी। तकिए पर बस एक चिट्ठी पड़ी थी। कुछ काम निपटाने गया हूँ। इंतजार मत करना। जे। मैंने उंगलियों से उसकी लिखावट छुई और पुराना दर्द फिर लौट आया। पता नहीं अब कौन सी दिशा आने वाली थी, पर इतना मालूम था कुछ होने वाला है। और जब वो आएगा, कहीं छिपने की जगह न बचेगी। पार्ट 114। मीरा। कुछ तो गलत था। मैं इस एहसास को झटक न पाई, भले ही खुद को सामान्य कामों में लगाने की कोशिश कर रही थी। चादरें तह करना, फूलदान में पानी भरना या मंजिल पर गिरती धूप को देखना। सब कुछ सामान्य लग रहा था, इतना सामान्य कि डरावना। लेकिन अंदर से छाती में कसाव थमता न था। शायद वो कॉल थी। शायद रॉबर्टो की आवाज अभी भी मेरे कान में गूंज रही थी। मैं वो हर शब्द दोहराती रही, उसकी घबराहट, उसकी सांसों की आवाज। मुझे पता था मुझे कॉल उठानी नहीं चाहिए थी। कई बार चेतावनी दी गई थी कि फोन मत छूना, अपनी लोकेशन को अदृश्य रखना। फिर भी मैंने उठा लिया। अब वो पछतावा धुएं की तरह गले तक चढ़ रहा था। मैंने ध्यान भटकाने की कोशिश की। आंगन में टहली,
तालाब में मछलियों को खिलाया, पर आज हवा भारी थी। गाढ़ तनाव में थे। बातें रुक जाती जब मैं पास से गुजरती। टॉमस का सा गंभीर चेहरा भी अब कुछ कह रहा था, कान में ईयरपीस और नजरें कहीं दूर। माहौल बदला हुआ था। शाम तक आसमान के रंग सफेद से धूसर हो गए। लोंगों से घिरी पहाड़ियां जैसे किसी आसन्न तूफान का संदेश दे रही थी। मैं ड्राइंग रूम में किताब पढ़ने का बहाना किए बैठी थी, पर हर कुछ सेकंड में दरवाजे की तरफ देखती। जेस आज भी घर न लौटा था। घर किसी खाली किले जैसा लग रहा था। मैंने 2 बार कॉल की, कोई जवाब न आया। तीसरी बार हाथ इतना कांप रहा था कि फोन छूट जाने वाला था। मीरा, उसकी आवाज आखिर आई, तीखी पर संयमित। कहाँ हो तुम? मैंने तुरंत कहा। क्यों? क्या कुछ हुआ? उसके स्वर में एकदम से सतर्कता आ गई, वो ही जो हर संकेत सूंघ लेता था। मेरे पेट में गांठ सी पड़ी। पता नहीं, मैंने धीरे से कहा। बस लग रहा है आज सब कुछ अलग है। फोन के दूसरे सिरे पर कुछ सेकंड की खामोशी रही। फिर, सब कुछ बताओ। कल मुझे एक कॉल आई थी। कॉल? उसका स्वर और नीचे गया। हाँ, मेरे भाई की तरफ से। अब का सन्नाटा और भी खतरनाक था। तूने रिसीव की? ये सवाल न था। मुझे पता था तुम ऐसा ही सोचोगे, पर मीरा, उसने मेरा नाम ऐसे लिया जैसे गाली हो। तुझे अंदाजा भी है कितना खतरनाक था ये? मैं उसे नजरअंदाज न कर सकी। वो मेरा भाई है। वो सोच रहा था मैं मर गई हूँ। मेरे शब्द कांपे। अच्छा था वो सोचता रहे। वो चिल्लाया। यही उसे जिंदा रख रहा था। मैं जम गई। कुछ क्षण की खामोशी के बाद उसकी सांसें भारी आईं। थकान और चिट मिली झलकी सी थी। उसे लोकेशन बताई? नहीं, मैंने तेजी से कहा। कसम, कुछ नहीं कहा। बस ठीक कहकर कॉल काट दी। कौन सा फोन उपयोग किया? वही जो आपने दिया था। उसने कुछ इतालवी में बड़बड़ाया, गुस्से में। मैं आ रहा हूँ। अंदर रहना। कोई कॉल नहीं, समझी तू? कॉल कट गई। मैंने धीरे से फोन रखा, सीना तेजी से उठता गिरता रहा। अगर वो कॉल ट्रेस हो गई तो? अगर मासिमो के आदमी पहुंच गए तो? बाहर वर्षा तेज हो गई। हवा कांच से टकराकर गूंजती थी। हर परछाई एक झटके में मानव रूप लेती सी लगी। मैंने लाइट बंद कर पर्दे से बाहर झांका। मुख्य गेट पर 2 आकृतियां दिखीं। अजनबी। ये पहरेदार न थे। मैं यहाँ के हर चेहरे को जानती थी, ये नए थे। धड़कन तेज हो गई। टॉमस, मैंने बुलाया। टॉमस, वो सेकंडों में आ पहुंचा, हाथ गन पर। क्या है? गेट पर 2 आदमी पहली बार देखे हैं उन्हें। उसने बिना एक शब्द खोए रेडियो उठाया और तेजी से इतालवी में आदेश देने लगा। विला जाग उठा। पैरों की आवाजें, गाड़ियों के इंजन, रेडियो की कर्कश ध्वनि। मैं खिड़की के करीब जमकर खड़ी थी। दिल कान में धड़कता लग रहा था। और तभी आवाज आई, गोलियों की। 3 संक्षिप्त, कान फोड़ ध्वनियां। नीचे हो जाओ। टॉमस ने मुझे खींचा। कांच टूट गया, टुकड़े हर तरफ। कानों में गूंज रही ध्वनि लंबे समय तक रही। टॉमस, मैंने कहा। वो सोफे के पीछे झुका। नीचे रह, मत हिलना। मैंने उसी तरह किया। सांसें छोटी थी। उसने झांक कर रेडियो में कुछ कहा, फिर मुझे देखा। सब ठीक है। क्या मतलब ठीक? मैंने कांपते कहा। 2 आदमी थे, खिम कर दिए गए। वो बाहर तक भी न आ पाए। कौन? मैंने पूछा। वो क्षण भर रुका। पता लगा लेंगे। उसी वक्त दरवाजा खुला। बारिश, हवा और जेस।
वो भीगा था, आंखों में बिजली थी। उसकी नजर मुझ पर पड़ी। मीरा, वो 3 कदम में पास था, दोनों हाथों से मेरा चेहरा पकड़कर जांचने लगा। कहीं चोट तो नहीं? मैंने सिर हिलाया। शब्द न निकल पाए। उसने टॉमस की तरफ देखा। रिपोर्ट। 2 लोग गेट पर आए थे। फायर किया, अब मर गए हैं। किसने भेजा था? जेस गर्जा। जांच हो रही है। वो गहरी सांस ली, खूब भारी, चेहरे पे गुस्सा और थकान एक साथ। वो मेरी तरफ मुड़ा। अब समझी क्यों कहता था कोई कॉल नहीं, कोई नाम नहीं? यही कारण था। माफ करो, मेरी आवाज टूट गई। मैंने सोचा नहीं। उसने मुझे सीने से लगाते हुए कहा, चुप, कुछ मत बोल। बस फिर कभी ऐसा मत करना। मैंने उसका कमीज भीग कर थाम लिया। बारूद और बारिश की महक मेरे चौखट तक फैल गई। मैंने सांसों की दरमियान सिर हिलाया। कुछ पलों बाद वो थोड़ा शांत हुआ। हमें यहां से जाना होगा। आज रात है। क्या? मैंने आश्चर्य से कहा। अब यह जगह सुरक्षित नहीं। किसी को हमारा ठिकाना मिल गया है। अब कहाँ? मैंने धीरे से पूछा। जहां वे कभी न खोज सकें। वो बोला। तैयार हो जा, ज्यादा कुछ मत ले। उसने मेरे माथे पर किस किया और टॉमस की तरफ घूम गया। काफिला तैयार करो। वो दूर चला गया। मैं वहीं खड़ी रही, टूटे कांच के बीच, हवा से गूंजते कमरे में। एक ही रात में सब बदल गया था। पहले जो चुप्पी मुझे उबाऊ लगती थी, अब वो चेतावनी बन गई थी। और मुझे पता था, अब जो आने वाला था, उससे बचने का कोई रास्ता नहीं था। पार्ट 115। मीरा तूफान भोर से पहले ही आ गया। शुरू में मुझे महसूस भी न हुआ, न गरज, न बारिश की टकराहट, बस गलियारे में तेज कदमों की आवाजें। विला में गार्ड्स की आवाजें आमतौर पर सुनाई देती थी, पर आज उनके कदमों की गति अलग थी। घबराई नहीं, पर कंट्रोल घबराहट। और फिर मैंने जेस की आवाज सुनी, नीची लेकिन कठोर। पहले उसे निकालो। डोना अगली। हम 10 मिनट में चलते हैं। कुछ पल मैं बिस्तर पर जमी रही, नींद और डर के बीच फंसी थी। पर जैसे ही समझ आया क्या हो रहा है, शरीर ठंडा पड़ गया। फिर कुछ गड़बड़ थी। फिर वो एहसास। मैंने जेस की शर्ट पहनी और गलियारे की तरफ भागी। बत्ती धीमी थी। काले कपड़ों में पुरुष भाग रहे थे, हाथों में बंदूकें, और रेडियो की खड़खड़ाहट चारों ओर थी। मिसेज रोमानो, कृपया कमरे में रहिए, एक गार्ड ने कहा। क्या हो रहा है? डॉन के आदेश हैं। बस इतना कहकर वो दूर चला गया। मैंने ध्यान न दिया और मुख्य गलियारे तक पहुंच गई। अंत में जेस था। फोन कान पर लगाए, आवाज तेज, निर्देश स्पष्ट। दूसरे हाथ में व्हिस्की का गिलास दबा था। उसके जबड़े का कसाव बताता था स्थिति खराब है। जाकोपो, मैंने धीरे से पुकारा। वो जड़ सा ठिठक गया, फिर मुड़ा, और एक पल के लिए घर का हर शोर थम गया। मेरे नंगे पांव ठंडे फ्रिज पर थे और उसकी नजरें बस मुझ पर। कपड़े पहनो, हम जा रहे हैं, उसने कहा, आवाज स्थिर पर कड़ी। अभी? वो क्षण भर रुका, और वो छोटी सी रुकावट मेरे दिल में डर का तरंग बन गई। यहाँ अब सुरक्षित नहीं, वो आखिर बोला। बहुत खतरा है। क्या पता चला मासिमो था? मैंने पूछा। या रिकार्डो के लोग? फर्क नहीं पड़ता। हम इंतजार नहीं कर सकते। मैंने चुपचाप सिर हिलाया। इस बार कोई विवाद न किया। कमरे जाकर कुछ जरूरी चीजें थैले में ठूंस दी। बाहर हवा गर्जन सी थी। तालों की झंकार और नीचे गाड़ियों के इंजन गर्जना लगे। लौटी तो डोना कार्मेला 2 आदमी के सहारे व्हीलचेयर पर थी।
उनकी तीखी आंखें अब भी सबका निरीक्षण कर रही थी। ऐसा चेहरा क्यों बना रही है मिरेबेल? वो सूखे लहजे में बोली। मैं इससे बदतर देख चुकी हूँ। मैंने मुस्कुराने की कोशिश की, नाकाम रही। जेस ने मेरा हाथ थामा और पीछे के दरवाजे से निकाल लाया। बारिश से मिट्टी की खुशबू हवा में घुली थी। गाड़ियों की हेडलाइटें अंधेरा काट रही थी। हम एक एसयूवी में बैठे। अंदर सब कुछ धीरे चल रहा था। रेडियो, आदेश, अपडेट। जेस पूरा कंट्रोल में था, पर उसकी मुट्ठी का कसाव बताता था अंदर कितनी हल्ला मची है। कहाँ जा रहे हैं? मैंने धीरे से पूछा। उत्तर की तरफ एक और विला, सुरक्षित जगह। और रोबर्टो? शब्द मुंह से फिसल गए। उसकी नजर फौरन मेरे ऊपर पड़ी। क्या? कुछ नहीं, मैंने संभलते कहा। बस सोचा कैसा होगा वो। उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ी। तू मुझसे क्यों पूछ रही है? मैंने पलकों झपकाई। यूं ही। उसकी आवाज नीची हो गई। मीरा, क्या तू? फिर उससे बोली। हवा रुक सी गई। मेरे हाथ गोद में सख्त हो गए। मैंने सर नीचा किया। मीरा, अब वो आदेश था। हाँ, मैंने धीरे से कहा। वो चुप रहा। क्रोध न था, पर चुप्पी किसी धमाके से भी भारी थी। उसके हाथ की मुट्ठियां सफेद पड़ गईं। कब? आज सुबह। कैसे? उसने मुझे मैसेज किया। मैंने कुछ नहीं लिखा, बस। उसने धीरे धीरे सांस ली, आंखें सीधे सामने, चेहरा पत्थर जैसा। तू मुझे बता सकती थी। पता है। मैंने कहा था लाइन मॉनिटर हो रही है। फिर भी वो मेरा भाई है। मैं, और इसी से वो मर सकता था, उसने ठंडे स्वर में कहा। या उसके साथ हम सब। अंदर जमा पछतावा अब फूट पड़ा। माफ करो, मेरी आवाज थरथराई। मैंने सोचा नहीं। मैं बस उसे सुनना चाहती थी। जेस ने मुझे देखा। आंखों में गुस्से के नीचे थकान और डर था। अब सोचने का वक्त खत्म है, वो धीरे से बोला। यह दुनिया भावना पर नहीं, संयम पर चलती है। जुनून आदमी को मार देता है। मैंने धीमे से कहा। शायद मैं अब ये दुनिया नहीं चाहती। वो मुझे देखता रहा। क्षण भर उसकी आंखों में पछतावा सा लकीर उभरी, फिर गायब हो गई। बाकी सफर चुप्पी में कटा। भोर तक हम एक नए सुरक्षित मकान तक पहुंचे। ऊंचाई पर बना एस्टेट, चारों तरफ कोहरा और पत्थर की दीवारें। गार्ड पहले से तैनात। जेस पहला उतरा, सबको कवरेज दे रहा था। अंदर मकान सुंदर था पर ठंडा, खाली। मैं उसके पीछे पीछे स्टडी तक आई। वो अब तक मुझसे बोला न था। वो खामोशी सजा जैसी थी। तुम नाराज हो? मैंने धीरे से कहा। वो कुछ न बोला, बस गिलास भरा और पी गया। मैंने कहा था, जानबूझकर नहीं था। मुझे पता है जानबूझकर नहीं था। उसकी आवाज भारी थी। पर इरादा बदल दे क्या नतीजा? वो मेरे पास आया, चेहरा थका था। ये जिंदगी अब एक एक कदम की कीमत मांगती है। हर कॉल, हर सांस जोखिम है। अगर तू ऐसे चलती रही, तो मैं तुझे बचा न पाऊंगा। मैं मुश्किल नुपनाना नहीं चाहती, मैंने कहा। बस मुझे पता नहीं कैसे जिया जाए, छिपकर, भागकर, झूठ के साथ। वो एकदम से पास आ गया, चेहरा मेरे पास। मुझे भी नफरत है इससे, उसने कहा। पर अगर मैं न रोकूं, तो तुझे खो बैठूं। उसकी आवाज में एक दर्द था जो वो छिपा न सका। मैंने कुछ कहना चाहा, पर बस उसके स्पर्श में सिर झुका दिया। उसने मेरे गाल से आंसू पोंछे। हम दोनों चुप। बाहर का तूफान थम गया था, पर भीतर का नहीं। मैं इसका अंत करूंगा, उसने धीरे से कहा।
और फिर कभी भागना नहीं पड़ेगा, मैं विश्वास करना चाहती थी। पर अंदर आवाज कह रही थी कि जब तक ये खत्म होगा, हम पहले वाले न रहेंगे। वो मुड़ा जाने के लिए और शब्द अपने आप छूट गए। जेस, वो दरवाजे पर रुका। मैंने रॉबर्टो को कुछ नहीं बताया, पर अगर उसके साथ कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ न कर पाऊंगी। वो पीछे मुड़ा, आंखों में अंधेरा और शांत गहराई। तो बस दुआ कर कि उसके साथ कुछ न हो। दरवाजा धीरे से बंद हो गया और मैं फिर से अकेली रह गई। अध्याय 116। जेस नींद का सवाल ही नहीं था। कई घंटे हो गए थे कमरे से बाहर आए हुए, पर उसकी आवाज अब भी दिमाग में गूंज रही थी। शायद मुझे ये दुनिया नहीं चाहिए। ये शब्द गोली से भी ज्यादा गहरे घाव दे गए। स्टडी में बैठा था मैं। कमरा अंधेरों से घिरा था सिवाय डेस्क लैंप की पीली झिलमिलाहट के। बाहर बारिश थम गई थी, पर अंदर का तूफान अभी भी थमा न था। हर बार आंखें बंद करता, मीरा का चेहरा दिख जाता, थका हुआ, डरा हुआ, फिर भी मजबूत। सुकून उसका चुराने वाला मैं था। हर वो शांति जो कभी उसकी आंखों में थी, अब मेरे हाथों से फिसल गई थी। मेज पर रखी वो शराब अब गुनगुनी हो चली थी, पर घूंट भरना जरूरी था, कसूर जलाने के लिए। ऊपर जाने का मन था, उसे भींच कर कह सकता था, माफ कर दे। कह सकता था, मैं नहीं चाहता कि तू कैदी बने। पर सच ये था, प्यार ने कभी मुझे कोमल नहीं बनाया। उसने मुझे लोभी बनाया, अपने वाले को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने वाला। और मीरा, वो सब कुछ थी जिसे खोने की मैं सोच भी नहीं सकता था। दरवाजा धीरे से खुला। टॉमस अंदर आ गया। उसके चेहरे की सख्ती देखकर सांस रुक गई। मसला है, उसने कहा। मैंने सिर झटका। बोल। उसने मेज पर फोन रखा। वो ट्रेस जिस कॉल से हो रही थी, मीरा वाली। लोकेशन आ गई है। कहाँ की? सिग्नल 3 जोन से टकरा के गया, पर हमें एक एरिया मिला है, मॉन्टक्लेर के पास का रेजिडेंशियल ब्लॉक। मैंने धीरे से कहा, रॉबर्टो। टॉमस ने सिर हिलाया। अब वो रेडार पर है। हम तक पहुंचा, मतलब मासिमो तक भी। उसके लोग वहां देखे गए हैं। कुछ पलों तक मैं बस देखता रहा, चुप। फिर खड़ा हो गया। वो लोग कितनी दूर हैं? घंटे भर से कम। करीब पहुंच चुके हैं। त्वचा के नीचे ठंडी आग चल पड़ी। मैंने धीरे से कहा, लूका को टीम के साथ भेजो। रॉबर्टो को सुबह तक गायब कर दो। अगर मासिमो के आदमी पहले पहुंच गए तो मेरी नजर उसकी आंखों से टकराई। तो उन्हें याद दिलाओ, क्यों डरते हैं मेरे नाम से। उसने सिर झुकाया और चला गया। कमरे में फिर सन्नाटा छाया। टेबल पर रखा फोन किसी हथियार से भी भारी लग रहा था। मीरा को इसकी कीमत का पता भी न था, और उसे मैं अब नहीं बताने वाला था जब तक मैं सब सुधार न दूं। मैं खाली कुर्सी पर गिर गया। दिल में पहली बार इच्छा जगी कि काश मैं कोई और होता जो उसे सच बताकर उसकी आंखों में वो टूटन ना देखता। पर मैं वो आदमी न था। मैं वो था जो कसम खाकर कह दे और आवश्यक हो तो उसके लिए मार गिराए। बाहर बारिश थम गई थी, सिर्फ दूर गरजती बिजली की आवाज। मैं खिड़की के सामने जा खड़ा हुआ। ऊपर वो सो रही होगी, तकिए को दबाकर, मेरी अनुपस्थिति की आदत डालती हुई। माफ कर प्रिंसेस, मैंने धीरे से कहा। तू ऐसी जिंदगी की हकदार नहीं जो खून से लिपटी हो। दरवाजा फिर खुल गया। टॉमस वापस आ गया। फोन कान पर था। उन लोगों तक टीम पहुंच गई है, उसने कहा। मासिमो के 2 आदमी मारे गए। रॉबर्टो जिंदा है, बस हिला हुआ है। उसे ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के एक सुरक्षित अपार्टमेंट ले जा रहे हैं। मेरे सीने की कसावट थोड़ी ढीली पड़ी। मैंने कहा,
किसी से संपर्क न करे। कोई कॉल नहीं, कोई हरकत नहीं। वो तब तक गायब रहे जब तक मैं कहूँ। टॉमस ने सिर हिलाया और चला गया। थोड़ी देर शांति रही। फिर फोन फिर बज हुआ। अनजान नंबर। मैंने बिना सोचे उठा लिया। अभी भी अपनी गलतियां सुधार रहा है भतीजे। रिकार्डो की आवाज, नरम पर जहरीली। मैं चुप रहा। वो हंसा। मासिमो पागल है। तूने उसका शिकार चुरा लिया। काफी फिक्र करता है न उस लड़के की। क्या नाम था उसका? रोबर्टो। मेरे हाथों की मुट्ठियां कस गईं। मैंने कहा था, वो जारी रहा, अतीत हमेशा वापस आता है। तू हर किसी को बचा नहीं सकता, जेस। न उसे, न उसकी बहन को, न खुद को। मेरी आवाज बर्फ की थी। और तू बहुत आत्मविश्वास से बोल रहा है, कब्र के इतने पास खड़े होकर। किसी भी शांति की पेशकश अब बेमानी थी। वो सजा पाने लायक था। वो हंसा, नीचा और घातक। देखेंगे कौन पहले गिरता है। कॉल कट गई। मैंने फोन मेज पर पटका। खून गर्म था। गोलियां चलाने का मन था, पर मैं बस वैसे ही खड़ा रहा। धीरे धीरे ऊपर जा रहा सवेरा देखता। जब मैं कमरे में गया तो धीमी रोशनी पर्दों से झर रही थी। मीरा अब भी सो रही थी। बाल तकिए पर फैले थे, चेहरा शांत। बस सांसों की रफ्तार चल रही थी। मैं कुछ पल बस देखता रहा। फिर धीरे से उसके बालों को छुआ बिना उसे जगाए। वो नींद में हल्का सा हिली और फुसफुसाई, जेस। और मेरे अंदर का सारा क्रोध धुएं की तरह गायब हो गया। मैं बिस्तर पर बैठ गया, सिर झुकाकर फर्श देखता रहा। मेरी हर लड़ाई, हर झूठ, हर खून का मकसद बस ये एक चीज थी, वो। मैंने उसका हाथ पकड़ा, अंगूठे से उसकी उंगलियां सहलाई। सोती रह राजकुमारी, मैंने धीरे से कहा। दैत्यों से मैं निपट लूंगा। बाहर का जहां अब आग में घिर चुका था। और अब मैं सुरक्षा की खेल न खेलने वाला था। जब वो जगेगी, तब अगला अध्याय शुरू हो चुका होगा। रिकार्डो, मासिमो, हर एक। अब वे जानेंगे, मैं सिर्फ विक्टोरियो का बेटा नहीं, उसकी विरासत हूं। और मैंने अब छिपना छोड़ दिया है। पाठ 117 जेस। सुबह एक ऐसी शांति के साथ आई जिस पर भरोसा न था। सूरज धीरे धीरे पहाड़ियों के ऊपर चढ़ रहा था, धुंध को जलाकर विला पर धूप फैला रहा था। एक पल के लिए सब कुछ शांत और सुंदर दिखा, पर मुझे अच्छी तरह पता था शांति हमेशा एक भ्रम होती है। और जब वो टूटती है, तो सिर्फ खामोशी नहीं, खून छूट जाता है। हाथ में कॉफी और फोन, मैं खिड़की के पास खड़ा था, टॉमस के भेजे गए अपडेट्स पढ़ रहा था। सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा था। पालेर्मो का वाइनयार्ड सुरक्षित था। लूका के आदमी वहां पहुंच चुके थे। रिकार्डो के गिर्द के लोगों को निमंत्रण मिल गया था। फांदा लग चुका था। अब सिर्फ कदम भरना बाकी था। सोफे के पास रखा मेरा सूटकेस यात्रा की तैयारी का गवाह था। उड़ान कुछ घंटों में थी, हैंगर यहां से दूर, इसलिए जल्दी निकलना जरूरी। जेस, तुम कहीं जा रहे हो? मीरा की धीमी आवाज पीछे से आई, नींद से भीगी हुई। मैं मुड़ा। वो मेरी शर्ट पहने खड़ी थी, बाल उलझे हुए, आंखों में अभी भी सपनों की झिलमिल। उस पल मेरे लिए दिन का सारा वजन भूल सा गया। छोटा सा ट्रिप है, मैंने कहा। चिंता की जरूरत नहीं, वो धीरे से भौहें सिकोड़ दी। कहाँ जा रहे हो? मैं चुप रहा। कहना पसंद न था, बस जरूरी नहीं समझा। पिछली बार भी ऐसा किया था, वो बोली, स्वर में झुंझलाहट। मैंने हल्की मुस्कान दी। वापस आ गया था ना? यह मुद्दा नहीं है,
जेस, वो अब सामने आ खड़ी थी, बाहें तने हुए। तुम दूर हो गए हो। बात करते हो तो बस कहते हो सब ठीक है, जबकि कुछ भी ठीक नहीं। और हाँ, मुझसे रॉबर्टो की कॉल की गलती छोड़ ना सकते, पर अब बेड़बर करना बंद करो। मीरा, मीरा मत कह के टालो। वादा किया था मुझसे, अब चुप न रहोगे। जानते हो हर रात क्या सोचती हूँ? कि कहीं तुम जिंदा वापस ना आओ। उसके शब्द सीने में इतने तेज घुसे जितनी कभी गोली न घुस सकी। मैंने कप रखा, धीरे से कदम बढ़ाया। बस ये जान लो, तू यहाँ सुरक्षित है। वो हंसी, आंखों में आंसू भरे थी। सुरक्षित? ये कैद है, जेस। मैं यहाँ कैदी हूँ। तेरे लौटने का हर दिन बस इंतजार है। और तू कहता है सुरक्षित? मेरे जबड़े कस गए। वो समझ नहीं सकती थी। मुझे पता था अगर सच बता दो तो वो मुझे रोकती, या उससे भी बुरा, पीछे चल पड़ती। बस कुछ दिनों की बात है, मैंने कहा। उसके बाद सब बदल जाएगा। कहाँ जा रहे हो? मैंने धीमे से कहा। नहीं बता सकता, वो सख्त स्वर में बोली। नहीं। मैंने आगे बढ़कर आवाज और गहरी की। ये बहस नहीं है। उसका ठो डा ऊंचा हो गया। मुझे भी सच जानने का हक है, जेस। अंदर का दबाव अब टूट गया। सच चाहती हो? ठीक है। मैं वो खत्म करने जा रहा हूँ जो सालों पहले खत्म होना चाहिए था, ताकि तू फिर कभी डरे न। वो थोड़ी देर बस मुझे देखती रही। फिर कहा, किस कीमत पर? जितनी भी लगे। वो उत्तर नहीं थी, बस सच्चाई थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तू मर जाएगा, और मैं उसके साथ मर जाऊंगी। उसकी आवाज मेरे नाम पर टूटी, और मैं भी अंदर से टूट गया। मैंने कमर से पकड़कर उसे अपने पास खींच लिया। हमारी नजरें टकराईं। प्यार, डर, क्रोध सब घुल गया। तू चाहती है मैं रुक जाऊं? मैंने धीरे से पूछा। सब छोड़ दूं? वो चुप रही, होंठ खुले पर शब्द फंस गए। बस इतना इशारा काफी था। मैंने उसे चूमा, ऐसे जैसे सांस उसी से मिल रही हो। वो मेरे गले में हाथ डालकर मुझसे और लग गई। जब अलग हुआ तो सांसें दोनों की टूटी थी। मैंने उसकी थाई पर हाथ फेरा। उसकी देह थरथरा उठी। उसके होंठ से एक सांस निकल गई जब मेरी उंगलियां नीचे फिसल गईं। उसकी धड़कन मेरे साथ ताल में चल रही थी। मेरे स्पर्श के साथ वो करा उठी। मैंने तभी उसे बिस्तर पर रखा और धीरे से अपने अंदर सांसों की ऊष्मा लगा दी। हमारे बीच वो शब्द था जो कहा न गया, पर सब कुछ कह गया। कई पल बाद वो थकी और कांपती मेरे सीने पर गिर गई। मैंने उसका चेहरा पकड़ा। मीरा, सुन। तू यहाँ सुरक्षित है। लूका और लोग आसपास रहेंगे। कोई भी दरवाजे तक न आ सकेगा। मैं जल्दी वापस आऊंगा। उसने मेरा कलाई पकड़ी। वादा करते हो? मैं कभी वो वादा नहीं करता जो न निभाऊं, मैंने धीरे से कहा। पर ये वादा निभाऊंगा। वो बस देखती रही, आंखों के अंदर अभी भी तूफान था। मैंने जैकेट उठाई और दरवाजे की तरफ बढ़ा। जेस, वो धीरे से बोली। मैं रुका। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैंने पीछे देखने की हिम्मत न की। बस धीरे से कहा, मैं भी, मिया कारा, दुनिया से ज्यादा। और मैं चल पड़ा। नीचे आते आते इंजन के शोर ने घर का सन्नाटा तोड़ दिया। आसमान फिर भूरा हो रहा था। पालेर्मो इंतजार कर रहा था। रिकार्डो भी। अब कुछ न रुकना था, कुछ न छिपना था। बस एक अंत, या तो मेरा या उनका। पार्ट 118। मीरा, यह कहना कि मैं चिंतित थी कम हो जाएगा। जेस की गाड़ी के विला के गेट से बाहर जाते ही दिल की धड़कन तेज हो गई थी। कितनी भी बार खुद को समझाया कि वो सावधान है,
सोच समझ कर चलता है, हर मुश्किल से निकल जाता है, डर फिर भी नहीं गया। मैं खिड़की पर लंबे समय तक खड़ी रही, बाहें अपने ही चारों ओर लपेटे, जैसे इस बेचैनी को भी थाम लूं। वो खुद को संभाल सकता है, मैंने हल्के से कहा, खुद को कायल करने की कोशिश में। पर मेरी आवाज में भरोसा न था। विला आज पहले से भी शांत थी। हवा भारी सी, माहौल ढीला सा, जैसे घड़ी रुक गई हो। शायद इसलिए कि डोना कार्मेला नाश्ते के बाद सो गई थी और गार्ड्स असामान्य तान में खड़े थे। मैंने कॉफी का एक और कप भर लिया, 5वां अगर गिनूं तो। फिर सोचा, छोटी छोटी वो चीजें जो दिमाग को टने से रोके, खिड़की के बाहर पक्षियों की आवाज, पेड़ों की सरसराहट, कॉफी की खुशबू। एक क्षण को सोचा, फिर से बेकिंग शुरू करूं। वैसे भी यहाँ किसके लिए बनाती? रसोई के मजदूर हमेशा हैरान हो जाते थे, डॉन रोमानो की पत्नी गूंद क्यों रही है? फिर भी मैंने शुरू किया। 15 मिनट में आटा हाथों से और मैदा बालों से चिपक गया। अगर तू यहाँ होता तो आसान हो जाता, मैंने बोलकर आटे को डांटा। तेरे उस घमंडी सुंदर चेहरे को मैं। फोन काउंटर पर वाइब्रेट हुआ। दिल झटके से उछला। स्क्रीन पर नाम था, जेस। जेस? मैंने लगभग फुसफुसाया। इतना मिस किया मुझे। वो हंसी भरी आवाज, मुलायम और परिचित। मेरे अंदर सांस भर गई। ऐसे मत बोलो, मैंने धीमी आवाज में कहा। इतना साधारण न बनो, जबकि तू ऐसी जगह जा रहा जहां मुझे कुछ भी नहीं बताता। उसकी हल्की हंसी आई। अगर तुझे बताऊंगा तो और डरेगी। पहले ही डर रही हूं, मैंने कहा। सोचा था। उसकी आवाज में अब मुस्कान थी। फिर एक क्षण की चुप्पी। मैं उतर गया हूं। सब ठीक है। तू चिंता मत कर राजकुमारी। मैंने रसोई की दीवार से टेक लगाई, आंखें मूंद ली। छाती का भारीपन थोड़ा कम हुआ। वादा? वादा वो नहीं करता जो न निभा पाए, मैंने हल्के से कहा। ये पहले भी कह चुका है। और मेरा मतलब अब भी वही है, उसने शांत स्वर में कहा। कुछ खा ले और चलना बंद कर। लूका कुछ भी संकेत मिले तो खबर दे देगा। तुझे हमेशा पता कैसे चलता है मैं क्या कर रही हूँ? मैंने मजाक में कहा। मुझे हमेशा पता था। बड़ी आत्मविश्वास से बोल रहे हो, मैंने हंसते कहा। यही आत्मविश्वास मुझे जिंदा रखता है। उसकी आवाज में वही धात्विक साहस था जो मुझे डराता भी था और गर्व भी देता था। सावधान रहना, जेस। रहूंगा। अब जाके अपनी अधपकी ब्रेड पूरा कर। तुझे कैसे पता? वो हंसा। रसोई में कैमरे हैं, मियाकारा। तेरे चेहरे पर मैदा देख लिया, मैंने आश्चर्य से कहा। अब नजर रख रहा है मुझ पर? बस जो मेरा है उस पर नजर रखी जाती है। दिल थोड़ा धड़का। तू असभ्य है और तू मुझे वैसा ही चाहती है। दूसरी तरफ से कोई बोला, बॉस, सब तैयार है। मेरी सांस फंस गई। अब जाना होगा ना? हाँ, उसकी आवाज खुरदरी हो गई। जेस, खत्म हो जाए तो कॉल करूंगा, वो बोला। चिंता मत कर। ठीक हूं। मैं भी वो वादा नहीं करती जो न निभाऊं। उसकी हल्की हंसी आई। टूशे। फिर धीरे से बोला, आई लव यू, मीरा। आंखें भर आईं। मैं भी। लाइन कट गई। मैं कुछ क्षण उसी तरह खड़ी रही। हवा बाहर तेज थी। जैतून के पेड़ झूम रहे थे। मैंने हाथ से मैदा झाड़ा और धीरे से कहा, सुरक्षित लौट आना जेस, कृपया। और फिर हर बार की तरह मैंने दिखाया कि डर नहीं लगी। दिन धीरे कटा। हर मिनट घंटे जैसा लगता था। उसकी कॉल का हर शब्द मन में गूंज रहा था। जब खत्म हो जाएगा, फोन करूंगा। वो खत्म क्या था?
कौन सा इलाका, कौन सी लड़ाई? शाम तक मैं कितनी बार बालकनी तक गई गिन नहीं सकती। हर बार लगता शायद गाड़ी आ गई हो, फिर याद आता वो देश ही दूसरे में है। गार्ड्स भी तनाव में थे। उनके चेहरों पर सावधानी थी, मुस्कानें गायब। पूरा घर जैसे सांस रोके खड़ा। आखिर मैंने सोचा डोना कार्मेला के पास चलूं। वो हमेशा अटल रहती, गोली भी खा ली, फिर भी महारानी जैसी। मैंने धीरे से दरवाजा खटखटाया। आजा, मिरेबेल, अंदर से आवाज आई। वो बिना देखे जान लेती थी कौन है। चाय लाई हूं, मैंने कहा। वो किताब से नजर हटा करीब किया संकेत दिया। धन्यवाद, प्यारी। पर तू चिंतित लग रही है। मैंने हंसने की कोशिश की। इतना स्पष्ट है। तू वैसी लगती जैसे कोई खबर सुनने से डर रही हो। मैं उसके बिस्तर के पास कुर्सी में गिर पड़ी। इतना भी पता चल जाता है? कृपया, वो धीमी हंसी से बोली। मैं मां हूं। ये चेहरा मैंने खुद ईजाद किया है। मैंने अनायास मुस्कान दी। वो धीरे से बोली, उसकी कॉल अब तक नहीं आई? नहीं, कह कर गया था जब खत्म हो जाएगा तब कॉल करूंगा। कई घंटे हो गए हैं, वो धीरे से कहती। अगर वो कह गया है तो करेगा। मेरा बेटा बहुत कुछ है, पर झूठा नहीं। मुझे पता है। मैंने हाथों को जोड़ा। बस कभी भी लड़ता लगता है कि वो मुझसे सच भी छिपाता है। सच से नहीं, उसके वजन से बचा रहा है। मेरे शब्द भटक गए। वो धीरे से हंसी। जाकोपो बचपन से ऐसा ही था। 9 साल का था, विक्टोरियो की मीटिंग में छिपकर बैठ गया। पकड़ा गया, फिर भी शान से कह रहा था, अगर एक दिन डॉन बनना है तो अब से सीखना शुरू करूं। मैं हंसी। यह उसी की तरह लगता है। विक्टोरियो गुस्सा भी था पर गर्व भी। उसके अंदर वो आग थी जो सिखाई न जा सकती। वो रुक गई। पर उस आग ने बहुत कुछ जला भी दिया। कहना क्या चाहती है? जब उसके पिता मरे, लोगों ने सोचा वो भी जानवर बनेगा। कुछ समय तक बना भी, पर अंतर से वो विक्टोरियो जैसा न था। क्रूर कम, ठंडा ज्यादा, और अंदर से कोमल, कोमल। वो शब्द गूंज गया। सच था। मैंने वो उसके स्पर्श में महसूसा था, उस शांत सांस में जिससे वो मुझे थामता था। वो छिपाता अच्छे से है, मैंने धीरे से कहा। वो मुस्कराई। छिपाना पड़ता है। दुनिया नरमी नहीं बख्शती। पर तू, मिरेबेल, तू उसका वो पक्ष देखने वाली इकलौती है। मेरे गले में गांठ सी बन गई। कभी भी भूल जाती थी कि प्यार भी बोझ बन सकता है। एक ऐसी जिम्मेदारी जो आत्मा खींच ले। हम काफी देर चुप रहे। बारिश थम गई थी, पर बादल अब भी झुके थे। जब वो नींद में ढली, मैंने खाली कप उठाया और धीरे से बाहर आई। गलियारा फिर से भूतों जैसा शांत था। मैंने फोन देखा, कोई संदेश नहीं, कोई कॉल नहीं। रात हो चुकी थी। खिड़की के पास बैठ गई, फोन ताकते हुए। उसकी फोटो स्क्रीन पर थी। आंसू नीचे गिरे और धीरे से मैंने फुसफुसाया, सिर्फ एक बार, सुरक्षित लौट आना मेरे पास। पार्ट 119। जिस दिन कुछ अजीब सा था। पालेर्मो की हवा में बारिश और अतीत दोनों की महक घुली थी। आसमान भूरा था, उसी रंग का जिसमें मेरी नसों की धड़कन गूंज रही थी। सब कुछ कई घंटे पहले से तैयार था। वाइनयार्ड साफ कर दिया गया था। चैपल में मोमबत्तियां जल रही थी और आदमी अपनी ठीक ठीक जगह पर थे। योजना 100 बार सोची जाने के बावजूद भी मैं खुद हर कोने की जांच कर रहा था। मेरे पास गलती की गुंजाइश न थी। ये वो जमीन थी जिसे कभी मेरे बाप का खून भिगो चुका था। उसके दुश्मनों का भी।
हमारे सभी विरोधियों का। हर इंच पर किसी न किसी युद्ध की छाया थी। शायद इसलिए यही जगह सबसे ज्यादा माकूल थी रिकार्डो के अंत के लिए। कार रुकी। मैंने दरवाजा खोला। हवा की तेज गंध नाक से टकराई। टॉमस पास आ गया। सब तैयार है, उसने कहा। रिकार्डो का काफिला चल पड़ा है, 1 घंटे में यहां पहुंचेगा। अच्छा है। मैंने क्षितिज की तरफ देखा। पालरमो की पहाड़ियां फैली हुई थी, घनी चुप्पी के साथ, जैसे किसी ने दुनिया का शोर बंद कर दिया हो। बस दूर से वनस्पति में से बहती हवा की सीटी। सुंदरता थी पर सुकून नहीं। जहां कभी खून गिर चुका हो, वहां शांति नकली लगती है। मैंने आंखें बंद की। मीरा की छवि उभरी। वो सुबह मुझसे कह रही थी, बस एक बार सच बता दो। उसके शब्दों में गुस्सा था पर डर ज्यादा। मैं कहना चाहता था, सब कुछ खोल देता अगर दे सकता। पर कैसे कहता कि मैं अपने चाचा को जाल में फंसा रहा हूं, जहां उसकी कब्र पहले से तैयार है। वो ऐसा सच नहीं सुन सकती थी। वो बेहतर दुनिया कबूल करने लायक थी, न मेरी स्याही से भरी जिंदगी की। टॉमस ने फाइल दी। मेरे विचार टूटे। गेस्ट लिस्ट। मैंने देखा, पहले से जानता था। पुराने दोस्त, झूठे सहयोगी और कुछ लोग जो मौत के तमाशे में ध्यान से देखना चाहते थे। आज कोई साफ निकलने वाला न था। हम वाइनरी के उस पुराने चैपल में आए जहां श्रद्धांजलि रखी गई थी। सफेद संगमरमर की फर्श, मोमबत्तियों की रोशनी और एंजो की मुस्कुराती तस्वीर वेदी के पास। मैं रुका। उसकी मुस्कान देखी, वो जिसे कभी भूल गया था। कमबख्त, मैं मन में बोला, तू भी कभी ऐसा हंसा था। अब कोई पछतावा न था। हर कर्म का परिणाम था ये। या तो खा या खाया जा। मैं दूसरा विकल्प नहीं चुन सकता था। टॉमस ने फिर कहा, सिक्योरिटी क्लियर है। लूका अपनी टीम के साथ तैयार है। मैंने सिर हिलाया। कफलिंग ठीक किए, काले और सोने के, वही जो पिता ने पहने थे जब कहा था, अगर जंग से बैलेंस मिलता है तो शांति का सपना मत देख। वो ठीक था। इस दुनिया में अमन खरीदा जाता है डर से। धीरे धीरे मेहमान पहुंचने लगे। काले सूट, सफेद चेहरे, दबी फुसफुसाहटें। मैंने शोकाकुल वारिस का नाटक किया। चेहरे पर शांति, अंदर गणना। सिर्फ टॉमस और लूका जानते थे सच। 50 मिनट बाद रिकार्डो का काफिला दिखा। हमेशा देर, क्योंकि उसके लिए हर प्रवेश राजकीय हुआ करता था। उसकी कार रुकी। वो उतर आया, सिगार हाथ में, चेहरे पर वही शिकारी मुस्कान। जाकोपो, वो बोला, हाथ फैलाकर। कई साल बीते। कई साल, मैंने संयम से कहा। आने के लिए धन्यवाद। कैसे न आता। उसने कंधे पर हाथ रखा, जैसे तिरस्कार भरा प्यार। भले फर्क रहे, पर परिवार तो परिवार है। परिवार, वो शब्द मेरे गले में लोहा सा बन गया। मैंने दरवाजे की ओर इशारा किया। चलो, लोग इंतजार कर रहे हैं। अंदर चैपल में मोमबत्तियां झिलमिला रही थी। प्रार्थना शुरू हुई। मैं पहली कतार में था, मन पत्थर। रिकार्डो मेरे आगे था। वो थोड़ा मुड़ा, धीमी आवाज में बोला, बहुत अच्छा काम, भतीजे। लग रहा है तू सच में शांत है। मैंने बिना देखे कहा, शायद सच हूं। वो हंसा, शायद। पादरी मेरा आदमी बोल रहा था, विरासत, परिवार, पाप। हर वाक्य गिन के सुनाया जा रहा था। फिर दूसरा अंश शुरू हुआ। 3 हल्के ठिकक। मेरे संकेत। टॉमस ने सिर हिलाया। हवा गाढ़ी हो गई। मोमबत्तियां स्तब्ध। उसी क्षण रिकार्डो उठ खड़ा हुआ, जैसे उसे हीरो बनना हो। यदि अनुमति हो, उसने कहा, आगे बढ़ता हुआ।
एंजो मेरा गौरव था, मेरी गलती भी। पर परिवार को सीख लेनी चाहिए, भरोसेघात की कीमत हमेशा होती है। मेरे होठों पर तन गया विडंबनापूर्ण मुस्कान। पादरी रुक गया। मैं धीरे से उठा। इस बात पर मैंने कहा, हम सहमत हैं। उसकी भौहें धीरे से सिकुड़ी। पहला संकेत कि उसे अंदाजा हो रहा था। कदमों की आवाज आई, भारी और निश्चित। मेरे आदमी। रिकार्डो मुड़ा। टॉमस दिख गया, हथियार ताने आदमियों की कतार के साथ। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। तू ऐसा करेगा नहीं, वो फुसफुसाया। क्यों नहीं? मैंने धीमी आवाज में कहा। आखिर मुझे आपने ही बनाया है। तू सोचता है मुझे मार के डॉन बन जाएगा? नहीं, मैंने जवाब दिया। तुझे मार के मैं आजाद हो जाऊंगा। संकेत देने की जरूरत न थी। गोली चली, स्पष्ट और सटीक। वो लड़खड़ाया, फर्श पर गिर गया, खून का लाल फैला संगमरमर पर। उसके आदमी ने हथियार उठाने की कोशिश की, पर सेकंडों में सब खामोश। मेहमानों की सांसें जम गईं। कुछ चिल्लाए, बाकियों ने बस देखा। मेरे लोगों ने सब साफ किया, दरवाजे बंद। कुछ मिनटों में मंदिर खाली था। सिर्फ कांच पर गिरती बारिश और लाशों की ठंडी गंध। मैंने रिकार्डो को देखा। अब वो भी बस एक भूत था मेरे अतीत का। एक बंधन कटा। कहा था ना, जियो, मैंने धीरे से कहा। मेरे लिए ये शांति का मामला नहीं था। टॉमस आया। चलिए, खबर फैलेगी। फैले देंगे, मैंने कहा। सबको पता चलने दो क्या हुआ। वो आदेश देने चला गया। मैं और कुछ क्षण वहीं रहा। मोमबत्ती की लौ झिलमिला रही थी और मेरे मन में मीरा की छवि आ गई। वो अभी मेरे लिए तड़प रही होगी, मेरी कॉल का इंतजार कर रही होगी। मैं कॉल करना चाहता था, कहना चाहता था, सब खत्म हो गया, पर सच था, खत्म अभी नहीं था। मासिमो अब भी जिंदा था, और जब तक वो गिरेगा नहीं, ये युद्ध पूरा न होगा। जब मैं चैपल से निकला, सूरज बादलों में से झांक रहा था। बारिश रुक गई थी। हवा में नए आरंभ की सुगंध थी। मैंने कार में बैठ थक फोन निकाला। उसका नाम स्क्रीन पर था। उसकी मुस्कुराहट। मैंने एक संदेश टाइप किया, सब हो गया। जल्द घर आ रहा हूँ। फोन रखा, सिर पीछे टिकाया और आंखें बंद कर दी। कई साल में पहली बार एक अनजाना सुकून महसूस हुआ, खतरनाक पर सच्चा। पार्ट 120 मीरा। जेस का संदेश मिलना एक साथ सुकून और बेचैनी का मिश्रण था। खुशी थी कि जो कुछ वो कर रहा था वो सफल हुआ, पर डर भी था कि जब तक वो घर न लौटे कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए जिसका ख्याल भी नहीं कर सकती। विला उसके बिना बहुत बड़ा लग रहा था और बहुत ज्यादा शांत। हर सेकंड घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी, जो मेरे अंदर अब तनाव की आवाज बन गई थी। मैं कमरे के इधर-उधर चलती रही, इतनी देर तक कि मुझे लगने लगा फर्श पर मेरे कदमों के निशान पिघलकर जल गए हैं। फिर बैठी, फिर उठी, कुछ भी आसानी न दे रहा था। हर छोटी सी आवाज, दरवाजा चरमरा जाता, बाहर हवा के झोंके पर्दे हिलाते, कहीं से कदमों की थप जा रही, दिल सिकुड़ जाता कि शायद वो आ गया है। फोन बार बार हाथ में लिया, लॉक और अनलॉक किया, जैसे उससे वो कॉल कर बैठेगा। मुझे पता था मैं पागलपने की कगार पर थी, पर ऐसे ही तो हर बार शुरू होता है। पहले खामोशी, इंतजार, और फिर किसी एक पल में सब खो जाना। नहीं, मैंने खुद से कहा, वो ठीक है। कहा था उसने। मैंने अपने आप को बहलाने की कोशिश की। चाय बनाई, टीवी चैनल बदले, डोना कार्मेला के कलेक्शन की पुरानी रोमांटिक किताब पढ़ने की कोशिश की। पर जब जिसे तुम प्यार करते हो वो मौत के संग खेल रहा हो, तो प्यार की कहानी किस दिल से पढ़ो। चाय ठंडी पड़ी रही, चांद ऊंचा हो गया।
और मैं हार गई दिखावा करते करते। सोफे पर सिमट कर बैठी, घुटनों को सीने से लगा लिया और फोन को ताकते रही। बस एक बार कॉल कर दे, जेस। कृपया। जैसे उसने मेरी बात सुन ली हो, स्क्रीन जगमगा उठी। जेस, मैंने तुरंत कहा। हे मिया कारा। उसकी गहरी, परिचित आवाज एक सांस में सब कुछ ढह गया और सब कुछ ठीक भी हो गया। आंखें गर्म हो गई। तूने बहुत देर लगाई, वो हल्के से हंसा। तुझे पता है मुझे प्रवेश करना पसंद है। ये हंसी की बात नहीं है, मैंने कठोर स्वर में कहा। कम से कम जिंदा तो हूं। ऐसे मत कह, वो धीमा पड़ गया। माफ कर। तुझे चिंता देनी न चाहिए। सब कुछ जैसा योजना था वैसा हुआ। जल्द वापस होऊंगा। जल्द मतलब कब? घंटों में, दिनों में? उसने वही कहा, जल्द ही। उसकी आवाज से लगता था वो हंस रहा है। हर बार ऐसा कह कर जाता है, मैंने नाक सूंघते का। हाँ। और हर बार लौट भी आता हूँ। चुप्पी छा गई, धीमी और कोमल। फोन के दूसरे छोर से वो हवा की सरसराहट सुनाई दी, शायद वो बाहर खड़ा था। मीरा, उसने धीरे से कहा, तू मुझ पर भरोसा करती है? करती हूँ। तो सो जा, आंखें बंद कर। ढूंढ लूंगा तुझे वापस आते आते। तेरे बिना नींद न आती। कुछ क्षण सन्न रहा, फिर वो आवाज जो मुझे हमेशा कांपा देती थी। तो चलो, सोच कि मैं तेरे पास हूँ। मेरा हाथ तेरी कमर पर है। सांसें तेरी गर्दन पर। अनायास हंसी ठहकी, कापी हुई पर सच्ची। तू असंभव है। कोशिश तो करता रहता हूँ। कुछ क्षण हम दोनों चुप। फिर मैंने धीरे से कहा, सुरक्षित लौट आना। उसने मुस्कुराकर कहा, हमेशा। कॉल कट गई। मैंने फोन छाती से लगाया। पहली बार रात थोड़ी हल्की लगी। कुछ शांति सी आ गई थी। अब भी उसका सुगंध तकियों में था। मैंने खुद को उसमें लपेट लिया और फुसफुसाई, वापस आ जा मेरे पास। दोपहर तक वो सन्नाटा फिर लौट आया। जो सुकून मिला था वो गायब हो गया। 2 कॉफी के कप पी चुकी थी। 3 बार सोफे के तकिए सही किए। 20 बार फोन देख लिया। हर पल भारी हुआ जा रहा था। और फिर आवाज आई गेट खुलने की। पहले धातु के घर्षण की आवाज, फिर इंजन की घरघराहट। मेरे लिए वो सबसे सुंदर ध्वनि थी। दिल थम गया। पत्रिका हाथ से गिर गई और मैं खिड़की तक भागी। काले एसयूवी अंदर आ रहे थे। धूप उनकी चमक से टकरा रही थी। कदम बढ़े बिना सांस रुके। और फिर वो दिखा। जेस। ऊंचा, सामान्य सा पर थका हुआ, बाल थोड़े बिखरे, शर्ट की बाहें चढ़ी हुईं, पर चेहरा उसी सुकून से भरा। वो जल गया था धीरे धीरे मेरे दिल की तरफ। मुझे समझ नहीं आया कब आंसू आ गए। मैं सीढ़ियां उतरती दौड़ी। जेस, मैंने चिल्लाया। वो मुड़ा और मैं सीधे उससे टकराई। उसकी बाहें तुरंत मुझ के आसपास थी। पहली बार हल्की सांस ली। वो यही था। तू आ गया, मैंने कहा, उसके सीने के सामने चेहरा छिपाए। क्या तुझे संदेह था? उसने ठोड़ी उठाई। मैंने डर गई थी। उसने होठों पर उंगली रखी। अब डर नहीं। फिर उसने मुझे चूमा। धीरे, बहुत धीरे। किसी शब्द से अधिक सुकून देने वाला चुंबन। मुझे वर्तमान में लौटा लाया। इतना मिस किया मुझको। वो मुस्कराया। मैंने हंसते हुए कहा, तू असहनीय है। वो जानता हूँ, उसने कहा और मुस्करा उठा। तभी डोना कार्मेला को व्हीलचेयर में लाया गया, चेहरे पर हल्की मुस्कान। वाह, कितना मनमोहक दृश्य। मेरे बेटे की वापसी और उसकी पत्नी फिल्म की नायिका। आपको देखकर भी अच्छा लगा, माँ, जेस ने कहा।
हूँ। वो हंसी। कह दो कमरा ले लो, पर तुम्हारे लिए तो पहले से है। डोना, मैं शर्म से लाल हो गई। आराम से, मेरे बिल, वो मुस्कराईं। थोड़ी छेड़छाड़ से किसी का नुकसान नहीं होता। तभी टॉमस फाइलें ले आया। कृपा करके यही ड्रामे न करें, स्टाफ डर रहा है। जेस हंस पड़ा। तो नजर हटा ले। कर सकता था, पर ये घरेलू टीवी ड्रामा काफी मनोरंजक है। डोना की हंसी गूंजी। टॉमस ने अंत में धीरे से कहा, अच्छा है बॉस, सब सही सलामत। हाँ, जेस ने कहा, उसका हाथ मेरी कमर पर थमा रहा। हर भय धीरे धीरे पिघल गया। वो गर्माहट फिर से आ गई जो सिर्फ उसके साथ हो सकती थी। चलो, मैंने कहा, तुझे खाना, नहाना और कम से कम 10 घंटे की नींद चाहिए। 10 घंटे, उसने भौं ऊंची की। इतने दिनों से गायब था, इतना तो हक है। वो झुका और धीरे से कहा, या तू साथ रह जा ताकि मैं ओवर स्लिप न कर जाऊं। जेस, मैंने धीरे से कहा, पर मुस्कान छिपा न सकी। वो हंसा। क्या करूं, याद आ रही थी। मैंने आंखें घुमाईं। तू कभी ना बदलेगा, और तू वैसा ही चाहती है, वो बोला और माथे पर किस देकर अंदर चला गया। मैं उसे देखती रही। डोना की नजर मुझ पर आई। थका लगा, उन्होंने धीरे से कहा। बहुत, मैंने कहा। तो आराम कराओ उसे। वो किसी की न सुनता, बस तेरी सुनेगा। मैं मुस्कराई, आंखों में पानी आ गया, पर ये आंसू डर के न थे। कई दिनों में पहली बार विला ठंडा न लगा। आज फिर वो घर जैसा लगा। वो लौट आया था, और मैं फिर से सांस ले पाई।